अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंटों को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने PCHS गर्ल्स कॉलेज के प्रीलिम पेपर जो हुआ 2021 का, इसके MCQs पेपर का सॉल्यूशन लेकर हाज़िर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सेक्शन ए MCQs 42 मार्क्स की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, आप के लिए प्रीलिम पेपर जो ये आ रहे हैं ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। आप इनसे पेपर का स्टाइल समझिए कि किस चैप्टर से कितने MCQs लिए जा रहे हैं। तो आइए सिलसिले का आगाज़ करते हैं। बेटा, ये पहला MCQ आपके सामने आ रहा है जो चैप्टर 11 हीट से आ रहा है कि एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज कॉल्ड। तो ये बहुत इजी है कि इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर ही कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर टेम्परेचर है। चलते हैं आगे। बेटा, अगला सवाल आपके सामने चार्ल्स लॉ से आ रहा है। चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा है कि इसमें वॉल्यूम डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और वॉल्यूम जब डिवाइड में आएगा टेम्परेचर के तो V/T इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं आगे। अगला सवाल में बेटा ये आपसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट मांग रहा है C, जो न्यूमेरिकल में आपने बार बार यूज़ किया 11 चैप्टर में, और ये बहुत इजी है। जैसे इसका फॉर्मूला डेल्टा Q इक्वल टू CM डेल्टा T। तो जब C के लिए इसको अरेंज करें तो डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, इट मीन्स डेल्टा Q हीट एनर्जी, उसका यूनिट जूल आ गया, मास डिवाइड में आ रहा है पर किलोग्राम, और टेम्परेचर भी डिवाइड में आ रहा है पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है कि ये C का यूनिट है। चलते हैं आगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोबारा से चैप्टर 11 से आ गया है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड अपॉन, ये बहुत इजी है, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है कि यहाँ पर बहुत इजी बात पूछ रहा है कि बॉयल्स लॉ किन प्रोसेस पे होल्ड होगा। तो बेटा, जैसा कि बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट पता है कि वॉल्यूम इन्वर्सली होता है प्रेशर से, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए एप्लीकेबल है आइसोथर्मल प्रोसेस पर। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इसका आंसर आइसोथर्मल ही है। चलते हैं आगे। बेटा, अगला सवाल आपके सामने चैप्टर नंबर 12 से आ रहा है। कूलम लॉ आपने पढ़ा है, और कूलम लॉ की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन कर दी है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। तो अब यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स गिवन है कि रिपल्जन की फोर्स एक्ट कर रही है। दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं, जबकि उनका डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर। अब सवाल ये है कि अगर ये डिस्टेंस बढ़कर डबल हो जाए, 2 मीटर हो जाए, तो उस फोर्स पर क्या असर पड़ेगा। तो बहुत इजी है, डिस्टेंस डिवाइड में आ रहा है फॉर्मूले में, r इसका डिस्टेंस है, और r पहले 1 था, अब r आपका 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इट मीन्स जो फोर्स है वो अगर आपको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा पहला ही ऑप्शन, यानी अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो फोर्स 1/4 हो जाएगी, यानी इस वैल्यू को आपने 4 से डिवाइड किया, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आगे। ये चैप्टर 12 से दोबारा आ गया है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, E इक्वल टू F/Q। फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोबारा चैप्टर 12 से आ गया है कि यहाँ पर ये आपसे 2 कैपेसिटर के दरमियान अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बताएं कि नेट कैपेसिटेंस क्या होगी। तो ये चैप्टर 12 में आपने पढ़ा है कॉम्बिनेशन सीरीज वाला, और ये इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है नेट कैपेसिटेंस का। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज आपको दी हुई हैं, वो लाके अब यहाँ पुट करेंगे, और फिर जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एंड में आपका आंसर 1.33 आएगा माइक्रोफेराड। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला याद रखिए, ये न्यूमेरिकल में काम आप कर चुके हैं। चलते हैं आगे।
बेटा अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 से आ रहा है, जो बहुत ही इजी, कि आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन अगर रजिस्टर्स का होगा तो उन सबका करंट सेम रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक का करंट दे दिया कि 2 ओम वाले का करंट 1 एम्पियर है, तो बताइए बाकी रजिस्टर्स का करंट क्या होगा। तो उनका करंट भी 1 एम्पियर होगा, क्योंकि ये सब सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इसका आंसर आ गया 1 एम्पियर। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इट्स पाथ इन द फील्ड इज। तो ये चैप्टर नंबर 14 से आ रहा है कि जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाता है, फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसका पाथ जो पहले सीधा होता है वो जैसे ही फील्ड के अंदर जाता है तो वो कर्व होना शुरू हो जाता है और वो एक सर्कुलर वे में जनरेट करता है अपने आप को। तो इसका आंसर आएगा सर्कुलर, कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ती रहेगी तो वो एक सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। चलते हैं आगे। बेटा यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 14 से बात पूछी जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने फिनोमेना पढ़ा है चैप्टर 14 में, कि वो करंट जो प्रोड्यूस होगा जब हम किसी लूप ऑफ वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, तो ये हम उस वायर में जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको चेंज कर रहे हैं, तो उस वायर में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, और ये फिनोमेना कहलाएगा इंड्यूस करंट, यानी कि इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस गलत हैं। इंड्यूस करंट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से वायर में इंड्यूस हुआ। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है कि चैप्टर 14 से आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट पूछ रहा है कि ऐसा यूनिट क्या होगा। तो इसका बहुत आसान आंसर वेबर। वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चलते हैं आगे। बेटे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जो कि एक टॉपिक आपकी बुक के अंदर है चैप्टर 14 के अंदर, मोशनल ईएमएफ। ये मैंने इसका फॉर्मूला मेंशन कर दिया है आपको, ईएमएफ इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। जहाँ जो वी आप देख रहे हैं ये वेलोसिटी है, यानी कंडक्टर को जितनी तेजी से आप मूव कराएंगे उतनी ज़्यादा उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। यानी सवाल यही था कि स्पीड ऑफ कंडक्टर मूविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इज इंक्रीज, यानी जिस कंडक्टर को आप मूव करवा रहे हैं उसकी स्पीड को तेज कर दें तो उससे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो भी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ईएमएफ डिपेंड कर रही है डायरेक्टली ऑन वेलोसिटी। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल आपका चैप्टर नंबर 16 से रिलेटेड है। 16 में आपने पीएन जंक्शन पढ़ा है कि जैसे हम पीएन डायोड को आपस में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है इनके दरमियान में जंक्शन में, और वो लेयर को अगर तोड़ा जाए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ बैरियर पोटेंशियल, यानी अगर आप वोल्टेज ऐसे अप्लाई करें कि वो जो पोटेंशियल बैरियर है वो कम हो जाए, टूटने लग जाए, तो ऐसी बाइसिंग को आप क्या कहेंगे, तो ये कहलाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग। कि फॉरवर्ड बाइसिंग में हम पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और एन टाइप को नेगेटिव से, और जब वोल्टेज जाता है तो वो कंडक्शन शुरू कर देता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है चैप्टर नंबर 17 से, जहाँ पे फोटोन का रेस्ट मास पूछ रहा है। तो याद रहे फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। अगला सवाल भी चैप्टर 17 से आ गया कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो क्या स्टेट करती है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में इन द वैक्यूम इज। तो बेटा इसका जवाब बहुत सिंपल, कि जो उसकी पॉस्टुलेट है थ्योरी के, उसमें सेकंड पॉस्टुलेट यही है कि स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, और ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, यानी इंडिपेंडेंट होती है मोशन ऑफ द सोर्स और ऑब्जर्वर के मोशन से। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है कि ये इसकी पॉस्टुलेट है इसकी थ्योरी का। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, ये चैप्टर 17 से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आ गया है, जहां पर यहाँ से पूछ रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी जो कि कोरिस्पॉन्डेंस करती है वर्क फंक्शन से, उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है। तो वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद रहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को वहां से इजेक्ट कर सकती है, और वो फोटोन इतनी एनर्जी लेकर आता है जो वर्क फंक्शन के बराबर होती है, और वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए मेटल से चाहिए। तो वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं।
चलते हैं आगे। अगला सवाल दोबारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, चैप्टर 17 से। ये हमने ग्राफ भी इसका देखा था कि जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो जो उससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं प्लेट से, उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है, ना कि उनकी स्पीड में। यानी यहाँ पर वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएट फ्रॉम मैटर डिपेंड अपॉन पूछ रहा है कि उसकी तादाद किस फिनोमेना पे डिपेंड करती है, लाइट के किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो वह है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इससे फोटो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है। चलते हैं आगे। बेटा अगला सवाल पूछ रहा है कि एक्स रेज की जो प्रोडक्शन है, जो आप चैप्टर 18 में पढ़ चुके हैं, वो किसका इन्वर्स है। यानी कि आपने एक्स रेज पढ़ी थी कि एक्स रेज कैसे बनती है कि जब हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को किसी टारगेट पे मारते हैं तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है उससे पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्रिएट होते हैं, जिनको हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं। तो एक्सरे प्रोडक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आके हिट करते हैं टारगेट पर और फोटॉन्स बनते हैं, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है कि फोटॉन्स आते हैं और प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज इन्वर्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। तो बहुत आसान सा एमसीक्यू आ गया कि पास्चन सीरीज में अगर हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा कौन से ऑर्बिटल, तो लेमन बामर पास्चन में n3 होता है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले सवाल में आपसे ब्रैकेट सीरीज के बारे में पूछ रहा है कि ब्रैकेट सीरीज जो स्पेक्ट्रम किस स्पेक्ट्रम में लाई करती है। तो याद रहे बेटा, लेमन जो है आपके अल्ट्रावायलेट, बामर विजिबल, और फिर पास्चन आपका इंफ्रारेड, और फिर ब्रैकेट सीरीज आपकी फार इंफ्रारेड में आएगी। तो ये इसका आंसर है। चलते हैं आगे। अगला सवाल ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ कि हाफ लाइफ के वाले से पूछ रहा है कि रेडियम की हाफ लाइफ इतने ईयर्स है, 1600 ईयर्स। आप बताइए 6400 ईयर्स के बाद जो रेडियम का सर्वाइविंग सैंपल है वो कितना रह जाएगा अपनी एक्चुअल वैल्यू का। तो देखना ही पड़ेगा कि इस पीरियड में कितनी बार हाफ लाइफ आई। तो हमने हाफ लाइफ बनाई तो ये हाफ लाइफ 4 आई हैं। और फिर ये फॉर्मूला होता है रिमेनिंग सैंपल का 1/2 की पावर n, यहाँ पे n उसकी हाफ लाइफ को शो करता है, तो हमने n को लाके 4 रखा, तो 1/16 रह जाएगा अपने एक्चुअल सैंपल का। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है चैप्टर नंबर 19 से। रदरफोर्ड का लॉ ऑफ डीके आपने पढ़ा है और यकीनन याद भी कर लिया होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो आपने देखा था इसका हमने ग्राफ बनाया था और एक एक्सपोनेंशियल कर्व ऑब्टेंड हुई थी। तो अब ये नोट किया गया कि जो ये रेडियोएक्टिव प्रोसेस है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो हो जाता है और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग टाइम, क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे तो ये रेडियोएक्टिव प्रोसेस जो है स्लो हो जाएगा with the passage of time। तो decreases exponentially with increasing time is the correct option। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो वो आइसोबार कहलाते हैं। याद रहे आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है। लेकिन यहाँ पर मास नंबर सेम बता रहे हैं और प्रोटॉन्स की तादाद अलग हो तो ये कहलाएंगे आइसोबार। चलते हैं आगे। अगला सवाल दोबारा चैप्टर 19 से आ गया। बीटा नेगेटिव अगर निकले किसी न्यूक्लियस में से तो उससे उसके एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो नेगेटिव पार्टिकल अगर इमिट करेगा तो अंदर से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाएगा। चलते हैं आगे। चैप्टर 20 से आ रहा है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की यूजेस मेडिकल फील्ड में। तो लोकलाइज कैंसरस ट्यूमर के लिए हम एक नैरो बीम यूज करते हैं और ये आप याद कर लीजिए गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60। ये पास्ट ईयर में बहुत बार आ चुका है। गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 यूज होता है टू लोकलाइज द कैंसरस ट्यूमर। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर 20 से आ गया विल्सन क्लाउड चैम्बर, जिसके रिजल्ट्स आपने देखे कि जब तस्वीर खींचते हैं कैमरे से
तो अगर अल्फा पार्टिकल अंदर आ जाता है तो उसकी बहुत मोटी लाइन मिलती है और कंटिन्यू लाइन मिलती है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है बीटा पार्टिकल की। तो बीटा आपको पता इलेक्ट्रॉन्स नॉक करता है रिपल्जन के जरिए, तो ये बहुत स्लो आयोनाइजेशन करेगा एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। तो जिसकी पिक्चर आती है, तस्वीर आती है, वो थिन पतली और टूटी हुई लाइन आती है, तो ये बीटा के लिए करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। यहाँ 4 पार्टिकल दिए हुए, पिक करना है कि किसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। तो बहुत ही ईजी है, गैमा रेडिएशंस हाईली पेनिट्रेटिंग हैं इन चारों में। चलते हैं आगे। अगला सवाल आ गया आपके सामने कि यहाँ पर ये थोड़ा सा उन्होंने एमसीक्यू बहुत समझ कर बनाया है कि यहाँ पर 2 जूल ऑफ हीट अगर सप्लाई करें 5 ग्राम वाटर को एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, तो बताएं वाटर का टेम्परेचर मज़ीद कितना बढ़ जाएगा। तो सवाल यह है कि वाटर पहले ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट पर मौजूद है और जैसे ही टेम्परेचर अचीव करेगा तो ऐसा ऐसा वेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 2 जूल हीट मजीद भी उसको देंगे तब भी वो टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो इट मीन्स नॉट चेंज इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपसे चैप्टर 16 से आ गया कि पीएन जंक्शन कैन बी यूज्ड एज, तो यहाँ पर आंसर आएगा रेक्टिफायर। कि रेक्टिफायर इज अ प्रोसेस जिसमें हम रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। और चैप्टर 16 में आपने हाफ वेव और फुल वेव पढ़ा है। तो रेक्टिफायर में जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो पीएन डायोड होता है जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट को सीधा करता है। तो पीएन जंक्शन यूज्ड एज रेक्टिफायर। बेटा ये क्वेश्चन चैप्टर 17 में एक टॉपिक है ब्लैक बॉडी, उससे आ गया है, लेकिन वो रिड्यूस सिलेबस में शामिल है या नहीं शामिल है, लेकिन फिर भी एहतियातन इसको आप पढ़ लीजिए कि 100% होती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी की इंसिडेंट पावर के ऑब्जॉर्ब कर लेता है तमाम रेडिएशंस को जो उस पर पड़ती हैं। तो ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए इसकी एब्जॉर्प्शन पावर क्या है 100% है। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर 15 से आया है, रेडियो सिलेबस में शामिल है या नहीं एक अलग बात है, लेकिन आप पढ़ लें कि पोटेंशियोमीटर के बारे में पूछ रहा है जो प्रैक्टिकल में आपने यूज़ किया होगा सेकेंडरी फिजिक्स में कि मीटर ब्रिज में से एक तार होता है तो पोटेंशियोमीटर में से 10 तार होते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम उसकी लेंथ को और बढ़ाएं तो उससे जो नल पॉइंट निकालते हैं गैलोमीटर पर जो करंट को जीरो शो करता है उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बात बहुत सिंपल, जितना लंबा वायर आप यूज़ करेंगे उससे ही एक्यूरेसी और बेहतर हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा इंक्रीजेज, यानी मीटर ब्रिज में एक तार था उसमें 10 तार हो गए तो एक्यूरेसी पोटेंशियोमीटर की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मीटर ब्रिज। चलते हैं आगे। ये बात तो आप चैप्टर 15 में याद कर ही चुके हैं कि एमीटर जब बनता है तो हम किलोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस शंट लगा देते हैं, तो इसलिए आ लो रेजिस्टेंस पैरेलल ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपका ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन चैप्टर 14 में आप पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफार्मर ही है कि इसमें 2 कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, इनपुट देन आउटपुट। तो ट्रांसफार्मर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। चैप्टर 14 से सवाल आ गया है कि जनरेटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बहुत सिंपल सी बात है। चलते हैं आगे। अगला सवाल यह पूछ रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है किसी कॉइल में वो इंडिपेंडेंट होती है। तो याद रखें फैराडे लॉ आपने पढ़ा है, ईएमएफ इक्वल टू एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स, डेल्टा फाई आपका फ्लक्स चेंज, टाइम नीचे आ रहा है तो ये सब पे डिपेंड कर रही है। तो नन ऑफ दीज मैंने इसलिए उठा लिया है कि इन तीनों में से किसी के इंडिपेंडेंट नहीं है। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर 12 से रिलेटेड है कि 2 कैपेसिटर को उन्होंने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। ऊपर हमने सीरीज में किया था तो वहाँ रेसिप्रोकल चल रहा था, पैरेलल में सिंपल ऐड हो जाएगा C1 + C2, तो आंसर 12 आएगा, 12 माइक्रोफेराड। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर 11 में एक टॉपिक है एंट्रोपी, वो रेडियो सिलेबस में नहीं है, फिर भी यहाँ दिया हुआ में पढ़ लेते हैं कि एंट्रोपी एक्चुअली डिसऑर्डर को शो करता है। डिसऑर्डर मतलब अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जैसे कि हमारी जो अर्थ है इसमें ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो रही है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के जरिए, तो हम यहाँ ये कहेंगे कि बिगाड़ आपका आ रहा है कंटिन्यूसली।
तो इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज, यानी जो बिगाड़ है वो बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ साथ। चलते हैं आगे। बेटा यहाँ पे उसने चैप्टर 12 गॉस लॉ से एक सवाल कर लिया है कि इन्होंने पहले लिया एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस और उसके अंदर उन्होंने पॉइंट चार्ज रख दिया, उसने अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाया। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम स्फीयर को हटाकर उसकी अब एक क्यूब रख दें जिसका वॉल्यूम उतना ही हो, तो बताएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पॉइंट चार्ज जनरेट कर रहा है वो कितना होगा। तो वो सेम रहेगा, नॉट चेंज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो उतना ही बनाएगा जितना वो स्फेरिकल सरफेस बना रहा था। चलते हैं आगे। इस सवाल को मैं पहले बता चुका हूँ आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कि नीचे दिए हुए 4 यूनिट से कौन सा यूनिट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नहीं हो सकता। तो जूल पर कूलम इज द करेक्ट आंसर। ये वोल्टेज का यूनिट है, वोल्ट के बराबर है जूल पर कूलम। बाकी तीनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट हैं। चलते हैं आगे। बेटा ये चैप्टर 11 से आ गया कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर्स की। आपको दिया हुआ है कि बताइए एब्सोल्यूट जीरो यानी कि केल्विन में जीरो कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो पहले आप सेल्सियस में आएंगे तो वो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर ये रिलेशन है यहाँ रखेंगे -273 की वैल्यू और फिर उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 32 उसमें ऐड करेंगे तो -459, राउंड ऑफ करके -460 आंसर आ रहा है कि फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। एक बार फिर रिपीट कर दूं, केल्विन में जीरो कन्वर्ट करेंगे पहले सेल्सियस में और फिर वो जाएगा फ़ारेनहाइट में इस फॉर्मूले से। चलते हैं आगे। ये तो बहुत आसान सी बात कि रेजिस्टेंस नीचे दिए हुए 4 फिनोमेना से किस पे डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर पे करती है, लेंथ पे करती है, एरिया पे करती है। इलेक्ट्रिक करंट तो सर्किट का होता है जो उसमें से पास होता है, तो ये रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड नहीं करेगी, करंट पे डिपेंड नहीं करेगी। तो बेटा मैंने आपके सामने ये प्रीलियम पेपर जो पीसीएचएस कॉलेज का था इसके एमसीक्यूज डिस्कस किए, और अब आप इससे स्टाइल को समझें कि इस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज लिए जा रहे हैं। और फिर एक बार याद दहानी कि वी आर जस्ट गेटिंग वेरी क्लोजर टू आवर बोर्ड एग्जाम, टाइम बहुत कम रह गया है। सेक्शन ए 42 मार्क्स मैथमेटिकल, और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत प्रीशियस हैं। एक एक नंबर आपका कैरियर चेंज कर सकता है। 1 सिंगल मार्क रिमेन very important for you and for your parents expectations from you. Hope for the best, think positive. अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। फी अमानिल्लाह।